इस वक्त उनके जियो पॉलिटिकल कैलकुलस में नहीं आ रहा और यही वजह है। लेकिन एक और चीज़ नगमाना साहिबा जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या दहशतगर्दी या किराए के कातलों के गिरोह ये सिर्फ किसी एक दो जगह पे नहीं हो रहा। नेपाल का हमने जिक्र कर लिया, श्रीलंका का कर लिया, इसके अलावा पाकिस्तान में आप आज़ाद कश्मीर में देखें, बलूचिस्तान में किस तरह से दहशतगर्द गिरोहों को स्पॉन्सर किया जाता है। इस सब के प्रूफ होने के बावजूद आपको याद होगा जब हमने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा था, पूरी दुनिया के सामने हमने इस मामले को रखा, कुलभूषण के मामले को भी, लेकिन उस पर डेवलपमेंट क्या हुई? क्या दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है? क्या दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि कश्मीरी मजलूम है और उनके ऊपर जुल्म की पहाड़ तोड़े जा रहे हैं? क्या दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है और वहाँ पर हिंदू आबादकारी कर रही है? हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा? हम दुनिया को ये बावर क्यों नहीं करा पा रहे कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो दुनिया के बाकी हिस्सों में कम है और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है? वो जुल्म, वो ज़्यादती, वो कब्जा करने की जो हवस है इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट पाई जाती है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और एक ये बड़ा जायज़ सवाल है जो सबके दिमागों में आता है। लेकिन क्योंकि मेरा तो ताल्लुक़ ही फ़ॉरेन सर्विस से रहा है, 38 साल फ़ॉरेन सर्विस ही में हम रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस हो या कोई और दूसरी सर्विस हो, जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी हर बात कश्मीर से शुरू होकर कश्मीर पे ख़त्म होती है और हमारी हर बात जो है उसमें हम ये जो टेररिज्म परपेट्रेट करा रहा है इंडिया हमारे यहाँ, उसकी बात ज़रूर होती है और बहुत भरपूर तरीक़े से होती है। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाती, इसकी वही वजह है जो मैंने आपको पहले कहा कि इस वक्त देखें, अगर बलूचिस्तान में जिस किस्म की टेररिज्म इंडिया करवा रहा है तो वो खाली इंडिया तो नहीं है, उसमें और ममालिक भी इंटरेस्ट हैं। बलूचिस्तान का जो एरिया है उसमें आई थिंक कुछ वेस्टर्न ममालिक और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करते हैं। वो चाहते हैं कि ये खित्ता डिस्टेबलाइज्ड रहे और ईरान का भी जो ये बलूचिस्तान का रीजन है ये डिस्टेबलाइज्ड रहे, बिकॉज इसमें उनके जो स्ट्रेटेजिक पर्पस है, इंटरेस्ट है, और इसीलिए वो हमारी बात इस तरह नहीं सुनता। अब या फ़लस्तीन का देख लीजिए ना, फ़लस्तीन में क्या क़यामत नहीं आ रही, लेकिन इंडिया भी उसे सपोर्ट कर रहा है और उसके बावजूद ना इंडिया पे बात की जाती है और ना ही इसराइल पे किसी किस्म की वो आँच आने दे रहे हैं। तो ये सारा जो गेम है, तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहना चाहिए कि मोरालिटी की कोई कंसिडरेशन नहीं होती, क्योंकि अगर मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर रख के और सही और गलत को बिल्कुल सामने रख के एक मल्टीलैटरलिज्म को और एक जुडिशियस पॉलिसी को लेके आगे चला जाता तो आज यूएन फेल ना होता। बिल्कुल, ठीक है ना। आज जो दुनिया में हो रहा है वो नहीं होता और इंडिया को भी ये इजाज़त ना दी जाती कि वो अपने हमसाया मुल्कों में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस किस्म की दहशतगर्दी करा सकता। यहाँ इससे पहले कि आप अगला सवाल करें, मैं एक बात बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आपके सामीन को उसका इदराक होना चाहिए कि देखें, अब इंडिया का जो टेररिज्म है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। अब वो ज़माना चला गया है कि इंडिया कोई कुलभूषण यादव को भेज के तो तकरीबकारियाँ कराता था या उसके एजेंट्स जो हैं वो खुद पाकिस्तान में आके बैठ के और टेक्निक्स यूज की जाती हैं। अब जो है वो सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिए। अब वो इतने सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस यूज करते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, जो उनको ट्रेस करना ही आपके लिए इम्पॉसिबल होता है। अब वो ये नहीं होता कि जैसे ये अमेरिका का एजेंट पकड़ा गया, उसको सज़ा हो गई, कि यहाँ भी कोई वो एजेंट भेज देंगे। वो अब इतना एम्बोल्डन हो गया है कि पाकिस्तान में तकरीबकारी कराने के लिए वो
थर्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अभी आप देखिए हमारे दोस्त मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हुई, जहाँ के बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डायस्पोरा है, और वहाँ पे क्योंकि इंडियन डायस्पोरा भी है, वो साउथ एशियंस होने की वजह से आई गेस मिलना जुलना, बिजनेस भी ज़्यादा होता है, तो वो भोले लोगों को, ना समझ लोगों को ट्रैप करते हैं। वहाँ से फिर एक बंदे को भेजेंगे, वो जो उनका टारगेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके तो उसका शुक्रिया अदा करके उसको साइड पे कर देंगे, फिर किसी और को करेंगे जो पैसे हैंडल करेगा, फिर कोई तीसरा होगा जो आर्म्स हैंडल करेगा, और एंड में कोई चौथा पांचवा बंदा होगा जो जाके वो असैसिनेशन करेगा या कुछ किया। तो उस लिंक्स को भी जोड़ना देखें बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी मेरे कॉलीग ने जिक्र किया कि 20 से ज़्यादा असैसिनेशंस हो चुकी हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान क्यों उस पर नहीं उसने शोर मचाया? इसलिए कि जब भी हम शोर मचाते हैं वो कहते हैं कि जी आप तो इसलिए शोर मचा रहे हैं कि आपकी इंडिया से दुश्मनी है और आपने ये टेररिज्म किया है। वो हर वक्त जो है वो कभी बॉम्बे इंसिडेंट और ये वो सारों की वो गर्दान कर देते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि जो फाइनली 2 डोसियर्स हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाए, उसमें ना सिर्फ हुकूमती इदारों ने, हमारी एजेंसीज ने, हमारी बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व थे लोग, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत मुश्किल से वो एविडेंस बना के जो एब्सोल्युटली फूल प्रूफ हो, जिसको अंधा भी कहे कि हाँ ये ठीक एविडेंस है, ये एविडेंस खुद बोले, वो लेके हम इंडिया के खिलाफ गए हैं। लेकिन आप फिर भी देख लें कि अमेरिका थोड़ा बोला था जब कनाडा का हुआ, यूरोपियंस ने ज़्यादा शोर किया था, लेकिन अमेरिकन्स ने इतना ज़्यादा थोड़ा हल्का पुल्का दे के फिर वो बैठ गए थे। बिल्कुल सही। तो अब आपका ख्याल है कि इस माहौल में जब चीन के साथ उनकी कॉन्फ्रंट्रेशन चल रही है और उन्हें इंडिया की ज़रूरत है, बिल्कुल सही, अब मिडल ईस्ट में भी इस किस्म का इस वक्त माहौल है कि इंडिया खुल के इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या वो ऐसे मुल्क को जो एक मुसलमान मुल्क है और पैलेस्टाइन का इशू तो इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, और उसके साथ फिर कश्मीर का इशू हम नेचुरली उसको कपल करते हैं कि वहाँ भी यही हो रहा है, तो उसकी बात का मॉरली वो नोटिस लेंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज morality doesn't work in international politics। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और हमारे क्योंकि हमारी जज्बाती वाबस्तगी भी है, कश्मीर की बात होती है या फ़लस्तीन की बात होती है तो ऑब्वियसली मुसलमानों के दिल एक साथ धड़कते हैं। लेकिन एक और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया अब्दुल्ला साहब, एडवांस टेक्निक्स जो अब इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो जहन में आता है डिसइंफो ऐप के बारे में कि कितना प्रोपेगेंडा किया जाता था और कितना मैनिपुलेट किया जाता था इंफॉर्मेशन को इंडिया की तरफ से। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट मामला ये है कि एंटी मुस्लिम कार्ड यूज़ किया जाता है, एंटी सिख कार्ड यूज़ किया जाता है हमेशा उस वक्त जब इंडिया में इलेक्शन होते हैं। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, उसी तरह से फिर एक चेन चली। अपनी तकारीर में मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, इसी तरह से सिखों के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हुई जिस पे आज हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं। इस सब के बावजूद क्यों मोदी को बार बार वोट मिलता है, क्यों वही पार्टी बार बार इक्तदार में आती है, और फिर क्यों इंडिया को इतना बिजनेस मिलता है, क्यों इंडिया को वो इंपॉर्टेंस मिलती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो थोड़ी देर पहले ये सिखों के ऊपर, सिख रहनुमाओं के ऊपर असैसिनेशन की बात की थी, ये तो नया वाकया है, लेकिन मैं आपको एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे देता हूं जिससे पता चलेगा कि भारतीय रवश कितनी पुरानी है। 21 सितंबर 1968 को 1968 को राह का क़याम अमल में आया था, राह एस्टेब्लिश की गई थी। इसके पहले सरबराह थे रामेश्वर नाथ काओ, ठीक है। ये 1965 की जंग में उन्होंने शिकस्त के बाद ये एक नई चीज़ बनाई थी उन्होंने, और इसने जो सबसे पहला काम किया था आते साथ ही वो 6 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए थे, जिसके अंदर एक यहूदी मेजर जनरल था। जिस तरह मैडम ने कहा है कि वो इसराइल को सपोर्ट करें, उस वक्त एक मेजर जनरल था यहूदी जैकब, जिसने मुक्ति बानी के लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी थी। कैंप में रोज़ाना 500 लोगों को ट्रेन किया जाता था और 1 लाख लोगों को ट्रेन किया गया, और इसके साथ साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर 800 लोगों का एक अलहदा दस्ता जो है उसे दहशतगर्दी की तरबियत दी गई थी। तो ये तो पता चल रहा है कि ये कितना पुराना सारा मामला चलता आ रहा है। आपने कहा कि पाकिस्तान की बात उस तरह से क्यों नहीं सुनी जाती।
देखिए, हुई अगर ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। हमारे यहाँ मैं सबसे बड़ा गिला करूँगा हमारे मीडिया के साथ, क्योंकि हमारे मीडिया को इधर-उधर की बातों और हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अलावा फ़ुर्सत ही नहीं है। यानी हमारे आम लोगों के अंदर इतनी आगाही भी नहीं है कि जो इंडिया है उसकी फ़ॉल्ट लाइन्स क्या हैं, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। वहाँ पे अगर उनके एक चाँद के ऊपर मिशन के जाने की बात होती है तो सारे मतलब अवाम के एक हलके के अंदर ये तासुर हो जाता है कि वाह जी वाह! भारत तो चाँद पे चला गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो हिंदू महासभा है, इंडिया की सबसे बड़ी तंज़ीम है, वो एहतजाज करती है कितना बड़ा, लाखों लोग, और वो कहते हैं कि चूँकि भारत जनूबी कुतब पे सबसे पहले पहुँचा है, इसलिए चाँद को भी हिंदू राष्ट्र करार दे दिया जाए। और नरेंद्र मोदी ये काम करते हैं कि वो जो चाँद के जिस पॉइंट के ऊपर वो चंद्रयान उतरा था, चंद्रयान का मतलब है चाँद गाड़ी, चंद्र, चाँद, यान गाड़ी, ठीक है? वो उतरा था, उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दे दिया जाता है। ये इंतहा पसंदी है जो वहाँ पे चल रही है। आपने कहा कि मोदी को बार-बार वोट क्यों मिल रहे हैं? देखिए, मोदी साहब जो हैं वो कोई मोरालिटी के ऊपर नहीं खेल रहे हैं, ना वो करप्शन के ऊपर खेल रहे हैं, बल्कि वो करप्शन कर रहे हैं और हिंदू इंतहा पसंदी के ऊपर खेल रहे हैं। उन्हें सिर्फ़ भारत के 80% वोट से लेना-देना है, जो 20% है, वो उनकी बला से बेशक मर जाएँ, बल्कि वो खुद उनको मारने का सामान पैदा करें। देखें, हमारे यहाँ जब इन्होंने 2019 के अंदर 5 अगस्त को कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया था, तो एक हाहाकार मच गई थी कि ये बीजेपी ने क्या काम कर दिया और इंसानी हकूक़ की बड़ी पामाली है। पामाली तो है, लेकिन 1985 के अंदर जब बीजेपी ने अपना पहला सियासी मंशूर दिया था, इंतखाबी मंशूर दिया था, उसके अंदर 3 पॉइंट्स थे। एक था कि मकबूज़ा कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा, वो उन्होंने 2019 में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद कर दिया। उसके बाद था राम मंदिर का क़याम और बाबरी मस्जिद की मिसमारी, 1985 के अंदर उन्होंने ये कहा था। और आपने देखा है कि इस साल का सबसे बड़ा इवेंट क्या था? राम मंदिर का इफ्तिताह, और यही चीज़ चलती आ रही है। उसके बाद तीसरा था भारत के अंदर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का नफ़ाज़। सिविल कोड का नफ़ाज़ का मतलब ये है कि जो भारत के अंदर रहने वाले तमाम लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, उन्हें हिंदुओं के तर्ज़ अमल के मुताबिक रहना पड़ेगा। यानी शादी कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, तलाक कैसे होगी, वरासत कैसे होगी, जायदाद की मुंतकिली कैसे होगी, गर्ज़ तमाम मामलात ज़िंदगी के अंदर जिसमें मुसलमान शरीयत को फ़ॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी के अपने नॉर्म्स हैं, सिख जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को और गुरु बाणी को फ़ॉलो करते हैं। वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह एक हिंदू सिविल कोड आ जाएगा जिसके साए के अंदर सबको रहना पड़ेगा। अब देखिए कि मोदी किस तरह बार-बार इंतखाबात के अंदर जीत जाते हैं। फिर वही बात मैं करूँगा, मीडिया का किरदार है। इंडिया के सारे मीडिया के ऊपर उनका होल्ड है और उनका मीडिया जो है, मैं आपको वैसे मज़े की बात बताऊँ, कनाडा के अंदर हरदीप निज्जर की कत्ल का मामला भी कैसे सुर्खियों के अब्दुल्ला अंदर साहब, आया है, हमारे क्योंकि यहाँ जब इंडियन ये मीडिया पाबंदी ने लगती है तो इतना कहा जाता है कि बोलने की आज़ादी ख़त्म हो गई, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, आज़ादी इज़हार राय छिन गया, फिर तो ये बातें होती हैं अगर पाकिस्तान में ये सब होता है। नहीं, नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारा मीडिया है ना, वो इंडियन मीडिया की तरह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। देखिए, इंडियन मीडिया के अंदर हर बुलेटिन के अंदर मैं आपको औसतन बता रहा हूँ 20 से 25% हिस्सा पाकिस्तान के ऊपर फ़ोकस्ड होता है प्रोपेगेंडा के लिए और उसके बाद चीन की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मीडिया को प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत है, ये एथिकली बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन इंडिया की फ़ॉल्ट लाइन्स के ऊपर बात करें, फैक्ट्स के ऊपर बात करें। आप बताएँ कि इंडिया के अंदर अभी भी 60% लोगों के पास तकरीबन टॉयलेट नहीं है। 62-63% के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है। बिहार ग़िज़ाई के अंदर किल्लत का आज शिकार भी है एक बड़ी फुटपाथ आबादी के इंडिया में। ऊपर जो योमिया उजरत है वो 30 से 50 रुपए के दरमियान है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कत्ल जो हैं वो अ अ, इंडिया के अंदर इतने फ़ौजी झड़पों पे नहीं मरते 1 साल के अंदर, जितने खुदकुशियों से या फिर एक-दूसरे को गोली मारकर मर जाते हैं। ये चीज़ें सामने आनी चाहिए कि बिल्कुल जिस ठीक। तरह इंडिया ने जो डेथ स्क्वाड बनाया था 2010 के अंदर, जिसे टीएसडी का नाम दिया गया था, टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न, जिसका हेड था कर्नल मंतेश्वर नाथ काओ कर्नल मंतेश्वर नाथ बख्शी, जिसे कर्नल हनी बख्शी भी कहा जाता है। जब उसको डिसबैंड किया गया, इस डेथ स्क्वाड ने खाली पाकिस्तान के अंदर 8 से ज़्यादा ऑपरेशन किए थे तख़रीबकारी के। और अब पिछले 4-5 साल के अंदर ये सारे के सारे लोग मल्टीपल टाइम्स खुदकुशी के अटेम्प्ट कर चुके हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने अपने उस वक़्त के दौरान आज़ाद कश्मीर, मकबूज़ा कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो अ, इंसानी हकूक़ की सरी पामालियाँ की हैं, उसका उनके ऊपर बोझ है और वो ठीक। सुसाइड कर रहे हैं। इंडियन आर्मी में सुसाइड क्यों बढ़ रही है? दिल्ली के अंदर 1 घंटे के अंदर 60 ख़वातीन के खिलाफ
जराइम के वाक़े पेश आते हैं, इसी वजह से उसे रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गरीबी वहाँ पर कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इंतहा-पसंदी कितनी बढ़ चुकी है, मुसलमानों को पिछले अरसे के अंदर कितनी बार मारा गया है, उनसे उनके घर छीने जा रहे हैं, सिखों को मारा जा रहा है, उनसे उनकी ज़राअत छीनी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम उसके ऊपर फ़ोकस करके जो भी फैक्ट्स हैं, वो अवाम के सामने आएँ, ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से थोड़ा-सा साइड पे हों, ताकि हमारे जो अवाम है, उसके इंडिया के एक हल्का है जो उसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते हैं, उन्हें भी पता चले कि आप यहाँ पर हैं, आप वहाँ पर चले जाएँ, आपको आटे-दाल का भाव मालूम हो बिल्कुल जाए। ठीक है, यानी अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है नगमाना साहिबा। पहला पॉइंट तो ये कि हम इंडिया की फ़ॉल्ट लाइन्स के बजाय अपनी फ़ॉल्ट लाइन्स दिन-रात मीडिया पे डिस्कस करते हैं, और ये प्रैक्टिसिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ देख रहे हैं। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या इस मसले का कोई हल है कि इंडिया की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कहीं पे स्टॉप किया जाए? दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जाता है, जहाँ जहाँ लोगों को किराए के कातलों के ज़रिए कत्ल किया जाता है, जहाँ जहाँ अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है, वो सब ममालिक किसी तरह, अगर आपके ख्याल में बॉयकॉट इसका हल नहीं है, तो फिर किस तरह से इंडिया को स्टॉप कर सकते हैं या स्टेप बैक करने पे मजबूर कर सकते हैं? देखिए, इस सवाल के दो जवाबात हैं, या ये कहना चाहिए कि इस सवाल का जो जवाब है उसके दो हिस्से हैं। सही। पहली बात तो आपने जो कही वो पाकिस्तान के रेफरेंस से कही है कि पाकिस्तान कैसे दुनिया को ये पावर कराए। True. तो देखिए, इंडिया झूठ भी बोले तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान सच भी बोले तो उस पर कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता। उसका बेसिक एक जवाब ये है कि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। सही। ठीक है, और उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसको उसने बहुत सलीके से सिक्योर इस वक्त किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान और मोदी तो एक एबरेशन है ना, लेकिन जो आप वैसे इंडिया का ये 10 साल के अलावा देखें तो एक इमेज बन के उभरा था कि ये एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि उनकी जुडिशरी बहुत स्ट्रांग थी, उनका मीडिया बहुत स्ट्रांग था, उनकी फ़ौज बिल्कुल अलग थी, और उनकी जो है क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अलग थी। हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, जिसको ऑफ कोर्स मोदी साहब ने आके सारा गिचमिच कर दिया। अब तो हर चीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो उसका वो जो एक इमेज था एज अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक अपकमिंग कंट्री जो कि मल्टी पोलर वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट पोल बन के निकलेगी, उसकी वजह से उसकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाती। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 साल में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में वो वर्लपूल में फंस गया। सही। और मेरे मतलब ख्याल में तो ये इन माय हम्बल ओपिनियन एज से कि जब आपका इकोनॉमिक कोलैप्स शुरू हो जाता है तो आपकी हर चीज़ कोलैप्स करना शुरू हो जाती है। इवेंचुअली आपका सोसाइटल कोलैप्स हो जाता है। हमारा अब पिछले कितने अरसे से आप देखिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो सोसाइटल स्टेबिलिटी नहीं है। सोसाइटल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो फिर नेचुरली आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती। तो अब आप जब इंडिया एक तरफ बैठ के बात करता है इन बड़े ममालिक से, तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करता है, बोथ इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली एंड इंटरनली आल्सो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। बट जब पाकिस्तान बात करता है तो देखिए हमारी पोजीशन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली वीक हैं। अब ये 23वां 24वां हम IMF का लोन लेने को जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं किसी भी तरह रेस्टोर हो पा रही। हम अपने ही मामलात में इस कदर फंस गए हैं। और मीडिया की अभी आप बात कर रहे थे तो देखें, मीडिया में हमारी बड़ी कैपेसिटी थी, लेकिन और जैसे इदारे नीचे गए हैं, जर्नलिज्म भी बहुत नीचे चला गया है। और ख़ास तौर पे इसलिए कि जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और जब आपके यहाँ देयर इज़ सो मच करप्शन गोइंग ऑन
कि आप हर चीज़ को ख़रीदने की फिर बात कर लेते हैं या उनको अपना सिक्योरिटी की तरफ से कोई मसला पेश आ जाता है तो लोग फिर इसी तरह नॉन इंटेलेक्चुअल बातें करना शुरू हो जाते हैं। मेरा तो ख़ुद एक जर्नलिस्टिक फैमिली से ताल्लुक़ है, तो मैं तो आप समझे कि घुटी में जर्नलिज़म लिखा हुआ है। तो हमने जो जर्नलिज़म पढ़ के सीख के हम बड़े हुए हैं, मुझे वो जर्नलिज़म अब नज़र नहीं आता। अब बेसिकली वो है जो अ लॉट ऑफ इट इज़ जस्ट येलो जर्नलिज्म, जिसको कहा जाता था। तो आपको अगेन अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना होगा, उसकी दोबारा से उसको बिल्ड करना होगा। ये जो गलत असरे नौ अपनी सोसाइटी की तामीर करनी होगी, और उस वक्त होगी जब इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी और आपके यहाँ एजुकेशन होगी, और वो तब होगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जिनमें कंपेयर करने की ज़रूरत है वहाँ भी करना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मूडी का ज़माना आप छोड़ दें, अब मूडी इज़ डूइंग टू इंडिया जो और कोई नहीं कर सकता था। बेसिकली तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, सही। वो काम कर रहा है। अब इंडिया को मूडी के बाद किसी एक्सटर्नल दुश्मन की ज़रूरत नहीं रही। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि दुनिया हमें भी कहीं ये तो नहीं कह रही कि हमें एक्सटर्नल दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने आप की काफ़ी दुश्मनी कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू रीअसेस वेयर वी आर गोइंग एंड हाउ वी नीड टू पुल द नेशन टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और अब्दुल्ला शाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। इसके साथ ही WNN से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।